हाय। इस वीडियो से हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 4, दैट इज लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड कंफॉर्मेटिव लेजिस्लेशन। तो ये जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है इन द ईयर 1992, इसके क्या क्या प्रोविजंस है, यही मेनली हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम तो प्रोविजन जानेंगे कि ये जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है इसके क्या क्या प्रोविजंस है। उसके बाद पंजाब म्यूनसिपल एक्ट 1911, देन पंजाब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1976, कर्नाटका म्यूनसिपलिटीज एक्ट 1964, कर्नाटका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1976, एंड एट लास्ट compliance of the state municipal law with the constitution, that is the 74th amendment act। तो ये सब चीज़ें मेनली हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। सो लेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। देखिए, जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये देश के अंदर सबसे पहले कौन लेके आए? ईस्ट इंडिया कंपनी ने लेके आए। इन्होंने मेनली शुरू किया था जब इन्होंने मद्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाया था इन द ईयर 1688 के अंदर। फिर इसके बाद इस अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, इसको इम्पावर्ड करने के लिए मेनली काफ़ी लोगों ने अलग अलग समय पे अलग अलग अपना योगदान दिया है। जैसे कि 1870s के अंदर लॉर्ड मायो ने, उसके बाद 1888 लॉर्ड रिपन ये कौन है? गवर्नर्स थे उस समय के। देन रॉयल कमीशन इन द ईयर 1907, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, साइमन कमीशन 1925, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इन सभी ने अपने तरफ से अलग अलग प्रोविजंस लाए फॉर द इम्पावरमेंट ऑफ द अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ये सभी प्रोविजन और ये सभी इम्पावरमेंट लाने के बावजूद भी, ठीक है, ये जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है इसका कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं था इसके फंक्शन के, इसके जुरिडिक्शन के और इसके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के। तो जब भारत आज़ाद होता है आफ्टर इंडिपेंडेंट, इंडिया के अंदर जब संविधान बनता है आफ्टर इंडिपेंडेंट, तो इसमें भी कोई इनएडेक्वेट मतलब सफिशिएंट प्रोविजन नहीं दिए गए, जिससे कि ये जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये अच्छे से काम कर सके, इंडिपेंडेंटली काम कर सके। तो या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इसके लिए कोई ऑब्लिगेटरी फंक्शन नहीं दिए गए। अर्बन लोकल गवर्नमेंट को कोई ऑब्लिगेटरी ऐसे फंक्शन नहीं दिए गए जो कि इसको करना ही पड़ता। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है मेनली ये क्या है कि ये एक्चुअली स्टेट के लिए मतलब गवर्नमेंट के लिए एक डायरेक्टिव होती है। जब उसको पॉलिसी बनाता है, कोई भी पॉलिसी बनाता है तो उसमें उसको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखना होता है। तो इसमें विलेज पंचायत का भी प्रोविजंस है इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। क्या है? मेनली विलेज पंचायत का भी एक प्रोविजन है जिसमें जिसमें मेनली इसकी बात की गई, अर्बन लोकल गवर्नमेंट की भी बात की गई थी, लेकिन क्लियर डिमार्केशन नहीं था कि ये बात इसी की हो रही है करके। जैसे मान ली जैसे जैसे जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में भी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जो मेनली अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, लेकिन ये सभी जो फंक्शन है जो स्टेट लिस्ट के अंदर या जो भी स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट है रिलेटेड टू द अर्बन लोकल गवर्नमेंट, वो इम्प्लिसिट रेफरेंस नहीं करते, मतलब क्लियरली नहीं बताते हैं कि जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो फंक्शन लिखे गए हैं वो मेनली म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के हैं या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मिनिमम सेटलमेंट अथॉरिटीज़ या लोकल अथॉरिटीज़ या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। इन सब के बारे में जो पावर दिए गए मेनली स्टेट लिस्ट के अंदर में, वो क्लियर डिमार्केशन नहीं करते, मतलब क्लियरली ये बताते नहीं है कि हमें क्या बनाना चाहिए, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाना चाहिए। ये क्लियर यहाँ से पता नहीं चल रहा है। जबकि स्टेट लिस्ट के अंदर अर्बन लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसमें ये सभी पावर दिए गए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाना, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डायरेक्टिव, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मिनिमम सेटलमेंट अथॉरिटीज़ और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात आती है अर्बन डेवलपमेंट की। तो अर्बन डेवलपमेंट हमें करना है, लेकिन वो भी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। अर्बन डेवलपमेंट करना है लेकिन हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है अपने देश के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन किनका? सिटीजन का, जिसके वजह से मेनली जो अर्बन लोकल
जो अर्बन लोकल एरियाज है उसको मैनेज किया जा सकता है। तो इसलिए इनका जो सिटीजन का जो पार्टिसिपेशन है ये मैंडेटरी है, जिससे कि जो डेमोक्रेसी है ये मजबूत हो जाएगी ग्रास रूट लेवल के अंदर। तो सभी स्टेट को ये बोला गया कि इनका जो म्यूनसिपल एक्ट है जिसमें अलग अलग प्रोविजंस है अलग अलग स्टेट के लिए, तो ये जो इरेगुलर इलेक्शन होता है वहाँ पे ये मेनली क्या है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोविजंस है म्यूनसिपल एक्ट के जिसमें ये सभी प्रॉब्लम आती है। जैसे इरेगुलर इलेक्शन होता है, इनडेफिनाइट या फ्रिक्वेंटली सस्पेंशन होता है इन सभी का लोकल अर्बन बॉडीज़ का। देन इनएडिक्वेट डिवॉल्यूशन ऑफ पावर है, फंड है, जिससे कि ये क्या होते हैं मेनली जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है ये वीक बन जाते हैं। और इसके वजह से जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है अर्बन लोकल बॉडीज़ का ये भी पूरी तरह से वीक बन जा रहा है। तो अब बात आती है कि इसको किस तरह से स्ट्रांग किया जाए, इस अर्बन लोकल बॉडी को किस तरह से स्ट्रांग किया जाए। तो किस तरह का ऐसे, तो इसलिए एक मेकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ी कि जिसके वजह से हम इसको एक मजबूत बना सके। तो वो मेकेनिज़्म मेनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब गारंटी दिया जाएगा कि अर्बन लोकल बॉडीज़ की ये पावर है, तो उस हिसाब से फिर वो क्या हो जाएगा, एक मजबूत अर्बन लोकल बॉडीज़ बनेगी। तो उसके लिए हमें मेनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न डालना पड़ेगा। फिर उस प्रोविज़न में हमें एक क्लियर डिमार्केशन करना पड़ेगा कि उसके फंक्शन क्या है अर्बन लोकल गवर्नमेंट के। ओके, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसके फंक्शन क्या है, देन टैक्सेशन पावर कितना है उसका, देन इंश्योरिंग रेगुलर इलेक्शन को भी हमें इंश्योर करना है, पार्टिसिपेशन ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट स्कीम के अंदर सभी जितने भी इलेक्टेड मेंबर है इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए प्रोजेक्ट्स के अंदर। देन जो भी अलग अलग सेक्शन के जो लोग होते हैं सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ओके, जो वल्नरेबल सेक्शन होते हैं मेनली सोसाइटी के अंदर जैसे वीमेन हो गया, देन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप, तो ये सभी प्रोविजंस हमें डालना पड़ेगा। देन ओनली ये जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो इसके लिए मेनली इसी को ध्यान में रखते हुए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कैसे दिया जाता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है 1985 के अंदर एक अर्बन डेवलपमेंट एक मिनिस्ट्री बनाई जाती है जिसका नाम है अर्बन डेवलपमेंट। तो ये पहला अर्बन रिफॉर्म होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जिसमें एक मिनिस्ट्री बनाई जाती है, स्पेसिफिक मिनिस्ट्री बनाई जाती है अर्बन के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो अर्बन डेवलपमेंट ये जो मिनिस्ट्री है ये फिर क्या बनाती है, एक कमीशन बनाती है, नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन इन द ईयर 1986 विद इन अ फर्स्ट ईयर। जब ये मिनिस्ट्री बन जाती है 1985 के अंदर, सेम आफ्टर 1 ईयर ये क्या बनाता है, एक कमीशन बनाता है, ये मिनिस्ट्री एक कमीशन बनाता है, नेशनल कमीशन ऑन ऑन अर्बनाइजेशन। तो इसका इस कमीशन का मेनली क्या फंक्शन रहता है, ये स्टडी करता है जो भी अर्बन के जो भी इश्यूज है, देन ये जो भी डिटेल स्ट्रैटेजी बनाता है और अलग अलग वर्कशॉप सेमिनार कंसल्टेशन फाइनलाइजेशन ऑफ इट्स रिपोर्ट। तो ये अलग अलग चीज़ें करते हुए अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज करता है। तो इन्होंने मेनली लोकल डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे कंसल्टेशन लिया था। ये जो नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन है इन्होंने ये तीनों लेवल पे अपना कंसल्टेशन लिया और रिपोर्ट बनाया। तो रिपोर्ट के बाद मेनली ये जो रिपोर्ट बनाया नेशनल कमीशन ओके ऑन अर्बनाइजेशन, इसने मेनली एक एक लेजिस्लेटिव एक्शन के तरफ एक इशारा दिया है। तो इसीलिए जब इन्होंने जो अर्बन जो नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन है इसने जब रिपोर्ट बनाया और उस रिपोर्ट में ये मेनली इशारा दिया है कि हमें लेजिस्लेटिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है जो कि एक डिटेल में इन डेप्थ स्टडी करती है जो म्यूनसिपल बॉडीज़ है उनके फंक्शनिंग के बारे में, और इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करती है मेनली। और इसके बाद एक बिल भी प्रोपोज करती है, ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है एक बिल प्रोपोज करती है जो मेनली कंसर्न होता है विद द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ। और ये जो बिल है जो प्रोपोज बिल है ये 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पास हो जाता है और राज्यसभा से नेक्स्ट डे दैट इज 23 दिसंबर 1992 को पास हो जाता है। और इसके ऊपर प्रेसिडेंट जो है 20 अप्रैल 1993 को असेंड करते साइन कर देते हैं। और ये फिर एक्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये फोर्स में आता है 1 जुलाई 1993 को। तो इस तरह से मेनली जो अर्बन
लोकल गवर्नमेंट है इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। इस तरह से ये एक्ट का इवोल्यूशन हुआ है। फिर एक ये एक्ट जैसे आ जाता है, 1 साल का समय दिया जाता है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको 1 साल का समय दिया जाता है कि वो एक नेसेसरी एक्शन ले, जो उनका एग्जिस्टिंग लॉ है उसके अंदर इस 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जो जो प्रोविजंस है उसको इसके अंदर कंफर्मिटी लाए, मतलब इंश्योर करे कि इसके अंदर जो भी इनके एग्जीक्यूटिंग लॉ है, ओके, जो भी इनके लॉ ऑलरेडी बने हुए हैं उसके अंदर मेनली ये जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसके प्रोविजंस लेके आए। तो जो मैक्सिमम स्टेट के पास क्या था, ये था स्टेट म्यूनिसिपल लॉ था, तो उसको मेनली अमेंड करने की बात किया और जो जो प्रोविजंस इसके अंदर है उसको इनकॉर्पोरेट करने की बात की गई। देन इसके अंदर मेनली और क्या कहा गया कि म्यूनिसिपल, इसके अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ का किस तरह से कंपोजिशन होगा। देन इसमें अभी हम मेनली 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या क्या लिखा गया है इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें मेनली कंपोजिशन की बात की कि म्यूनिसिपैलिटीज़ का कंपोजिशन किस तरह से होगा, किस किस लेवल पे कौन सी म्यूनिसिपैलिटीज़ होगी, और इनका टेन्योर 5 साल के रखा गया, फिक्स टेन्योर होगा, और इसमें री इलेक्शन होगा, ओके, 6 मंथ के, विद इन 6 मंथ के अंदर अगर डिवॉल्यूशन होता है तो। और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल फंक्शन एंड पावर को यहाँ पे डिफाइन किया गया, और ये कहा गया स्टेट को कि आप स्टेट फाइनेंस कमीशन, सेम स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी, ये सभी का गठन कीजिए। ओके, ये मेनली कौन कहा है, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये कहा है मेनली। तो इसके बाद जो है ये जो प्रोविजंस है, ओके, ये जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के ये जो प्रोविजंस है इसके अंदर डिटेल में, मतलब डिटेल प्रोविजन जो है इसके, ये हम आगे की इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मेनली हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़े, देखिए इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो इसका जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये सबसे पहले शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया था इन द ईयर 1688 के अंदर। उसके बाद अलग अलग जो गवर्नर है और एक्ट है इसको इम्पावर करने की बात करते हैं। फिर उसके बाद भी इसके अंदर एडवोकेट पावर नहीं आ जाता कि ये इंडिपेंडेंटली काम कर सके आफ्टर इंडिपेंडेंट अल्सो, क्योंकि इंडिपेंडेंट होने के बाद भी संविधान के अंदर ऐसे प्रोविजंस नहीं थे जो कि इसको मेनली एक पावर दे देता हो। ओके, तो उसके बाद जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आती है तो इसमें भी पूरी तरह से, एक्चुअली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये सिर्फ विलेज पंचायत की बात करता है, ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं करता है। फिर स्टेट लिस्ट के अंदर भी ऐसे सब्जेक्ट थे अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में, लेकिन वो एक्सप्लिसिटली रेफरेंस नहीं कर रहे थे, मतलब डायरेक्टली रेफर नहीं कर रहे थे कि आप किस तरह से, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्या पावर होंगे, क्या कंपोजिशन होंगे, ओके, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कैसे होगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या होगा, ओके, म्यूनिसिपल सेटलमेंट क्या होगा अथॉरिटी का, लोकल अथॉरिटीज़ क्या होगी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सभी के बारे में मेनली बात नहीं करता था। सिर्फ विलेज पंचायत की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो सिर्फ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा था। देन हमें ये समझ में आया अभी कि हमें अर्बन डेवलपमेंट करना है, वो भी सस्टेनेबल तरीके से करना है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ग्रासरूट लेवल पे जो सिटीजन है अपने, जो शहर के अंदर जो सिटीजन है उनका भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो इसके बाद क्या होता है मेनली, इसके बाद ये मेनली एक मैकेनिज्म की बात की जाती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऐसे मैकेनिज्म लाना चाहिए जो कि जिससे कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट को एक पावर मिल सके, एक स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो जाए। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लाना चाहिए मेनली ये हमने डिस्कस किया है। उसके बाद क्या होता है 1985 के अंदर मिनिस्ट्री जो है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री बनाई जाती है स्पेसिफिकली फॉर द अर्बन रिफॉर्म के लिए, दैट इज अर्बन डेवलपमेंट नाम की एक मिनिस्ट्री बनाई जाती है 1985 के अंदर। ये मिनिस्ट्री क्या करती है, नेक्स्ट ईयर एक कमीशन बनाती है, जैसे नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन के नाम से। ये कमीशन क्या करता है, डिटेल स्टडी करता है, वर्कशॉप सेमिनार बहुत सारी चीज़ें कंडक्ट करता है, जिससे कि एक रिपोर्ट बन जाए, जो रिपोर्ट मेनली क्या करेगा, अर्बन लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करेगा, पावर देगा। तो इस रिपोर्ट के बेस पे मेनली एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करती है, ये डिटेल डिस्कशन करते हैं विद द स्टेट गवर्नमेंट, किस तरह से फंक्शनिंग होंगी म्यूनसिपैलिटीज़ की, ये सभी चीज़ें डिस्कस करती है। फिर इसके बाद एक बिल पास होता है लोकसभा के अंदर, फिर उसके बाद राज्यसभा के अंदर, और प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करते हैं, और वो बिल
आ जाता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के नाम से, जो कि मेनली इन्फोर्स होता है 1 जुलाई 1993 को। और इस बिल से इस बिल के बाद 1 साल के अंदर सभी स्टेट गवर्नमेंट को बोला जाता है कि आप क्या करिए, इस बिल के जो भी प्रोविजंस है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और इसमें ये सभी प्रोविजंस डाले गए। और अभी इस बिल में ये जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992, इसके अंदर मेन मेन क्या प्रोविजंस है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये इन ब्रीफ था ये वाला, ठीक है, एकदम शॉर्ट में था, तो इसको अभी हम डिटेल में इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मेनली हम कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।